डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है भारतीय विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी आगामी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, खासकर UP PGT लगे हाथ आपका GIC लेक्चरर का है और एस्टेट का हुआ, और उसके बाद TRE 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही अगर आप NTA की तैयारी, NTA नेट की तैयारी करते हैं या चाहे हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो भी उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो बेहद महत्वपूर्ण सीरीज चल रही हम लोग की लगभग 3500 प्लस MCQs का, उसी के क्रम में आज का नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है भारतीय विदेश नीतियों अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है, स्किप नहीं करना है। तो लगे हाथ हम लोग जितने भी आपके PYQs हैं उसको हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, और कहीं से भी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है वो सॉल्व करा ही रहे हैं। टॉपिक वाइज MCQs हैं ही और थियरी में भी है, सब तरीके से आपके सामने अवेलेबल है। तो इसके लिए जरूरी है कि बस आप चैनल पर बने रहिए और मन लगाकर, क्योंकि ये जो आपका 2025 दिसंबर तक बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। यही दिसंबर तक यानी आगामी जो 3-4 महीने हैं आपके जीवन के एकदम आधार बनेंगे, नींव बनेंगे। इसी पे आपका तय होगा कि आपका आगामी जीवन कैसा होगा। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा मन लगाकर, थोड़ा सा त्याग करके, थोड़ा सा इधर उधर की बातें सोच के या थोड़ा सा अपने आनंद या सुख को कम करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो ज़रूर आपका मेहनत किए आप उसको फल जरूर मिलेगा और आपका भविष्य सुरक्षित होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश नीति से संबंधित जो आपका ये सेक्शन चल रहा है कि भारत की विदेश नीति में पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की में शक्ति क्या है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति जो है सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं होती है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो आपके यथार्थवादी सिद्धांतकार हैं वो शक्ति को मूल मानते हैं, केंद्र में मानते हैं। ठीक, तो इस पहले का राइट आंसर है बी, सापेक्ष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। जो सार्क है, ठीक, जिसकी स्थापना 1985 में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना हुई जो तत्कालीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति है शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं के नेतृत्व में हुई ढाका में 1885 में। तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। वर्तमान में 7 सदस्य हैं। ठीक, और अंतिम जो सदस्य हुआ 2007 में आपका अफगानिस्तान हुआ। तो इसमें म्यांमार आपका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है किस पर। तो यानी सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है किस पर, तो शांति एवं सहयोग पर निर्भर करता है सार्क का। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपको पता ही है कि जो, देखिए इसमें थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है गड़बड़ है। इसमें देखिए न तो मॉरिशस है न ही मालदीव है। ठीक, ये ऑप्शन गलत है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन संघ किस वर्ष आयोजित हुआ था। ठीक, दक्षिण यानी सार्क जो है किस वर्ष में आयोजित हुआ था, 90, 80 या 85। तो 85 में सार्क का पहला अधिवेशन का आयोजन हुआ, सार्क। नेक्स्ट, शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये UN के द्वारा किया गया। ठीक, निम्न देशों में से सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करना, ये भी उद्देश्य है। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, ये सही है।
अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करना, ये भी सही है। अपने सदस्य देशों की सुरक्षा करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है सार्क का। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, ये आपको मैच करना है। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन हुए? तो ये हुए आपके जवाहरलाल नेहरू। रूस से संबंधित कौन है? आपके पुतिन है। पंचशील से संबंधित चाइना है। आज़ाद हिंद से संबंधित सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट है कि भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में रखिए। ये आपको बताना कौन सी पहले घटना घटी। तो सबसे पहले इसमें घटती है भारत द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, ये पहले नंबर पर है। उसके बाद है पंचशील समझौता दूसरे नंबर पर। फिर उसके बाद है दलाई लामा का भारत में प्रवेश तीसरे नंबर पर। और भारत चीन के द्वितीय संबंधों की 50वीं वर्षगांठ चौथे नंबर पर है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है 2, 3, 1, 4 यानी ऑप्शन बी। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। तो भारत अमेरिकी परमाणु ये कब हुआ? पहले देख लीजिए, सार्क की स्थापना होती है 1985 में। वाजपेयी की सहयोग समझौता है ये 1999 का। और भारतीय संसद पर हमला 2001। और भारत अमेरिकी परमाणु समझौता 2007, ऐसे है ये। ठीक, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता? तो राष्ट्रीय शक्ति का कौन सा तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। तो नेतृत्व आता है, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संसाधन आता है, लेकिन दलीय प्रणाली नहीं आती है। तो ऑप्शन डी जो है दलीय प्रणाली राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता। अगला प्रश्न देखिए, घटनाओं और प्रधानमंत्री की शासन प्रणाली के संदर्भ में ये आपको मैच करना है। भारत अमेरिकी परमाणु समझौता जो हुआ आपका मनमोहन सिंह से संबंधित है। ताशकंद शिखर समझौता जो हुआ लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। शिमला समझौता इंदिरा गांधी से संबंधित है। और पंचशील सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ये चारों के चारों क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जो सार्क का सचिवालय है कहाँ स्थित है आपका? तो सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? बेहद आसान प्रश्न है, तो काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं के घटने का सही कालक्रमिक अनुसार क्या है? कौन सी घटना पहले घटी फिर उसके बाद घटती है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले जो घटना घटती है वो जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी। फिर स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ। फिर इंडो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु चौथे क्रम पर। तो ये है एक, ऐसे है 4, 2, 3, 1। ठीक, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य के साथ अंतर शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो क्या क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य, तो यूएनओ ये क्षेत्रीय सदस्यता नहीं है किंतु वैश्विक है। डब्ल्यूएचओ का भी सदस्यता जो है वैश्विक है, नाटो का भी। लेकिन जो सार्क है ये क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, ये आपको मैच करना है। हाँ, फरक्का बांध किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश से संबंधित है ये। 1-2 आणविक समझौता 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील जो है भारत यूएसए से। और शांति एवं मैत्री संबंध, शांति एवं मैत्री संबंध जो है आपका, तो
फर्रुखाबाद बांग्लादेश से 1, 2, 3 यूएसए से संबंधित है 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील। सीमाओं शास्त्रीय समझौता जो है आपका ये भारत श्रीलंका समझौता और शांति मैत्री भारत नेपाल संबंध है। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत क्या था ये आपको बताना है। तो लीग ऑफ नेशंस जो है उनका मौलिक सिद्धांत जो है क्या है, सामूहिक रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। लीग ऑफ नेशंस का जो मौलिक सिद्धांत है वो है सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार बताइए। तो सबसे पहले घटना घटती है इसमें चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, बांग्लादेश की स्वतंत्रता, राजीव जयवर्धन समझौता और कारगिल युद्ध। ये ऑलरेडी क्रम से हैं, तो पहला ही 1, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट है पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंधों के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया, उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए। तो मार्च 1954 में किया गया इस पर हस्ताक्षर, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि ये आपको मैच करना है ये भी। 1962 के बाद विदेश नीति, भारतीय संविधान, आर्थिक उदारीकरण, बस कूटनीति। तो चलिए 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम सरकारी दौरा कौन सा था। तो ये था आपका मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन किसने किया, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया। बस कूटनीति अटल बिहारी वाजपेयी की है ये, और आर्थिक उदारीकरण पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि ये इन घटनाओं को भी कालक्रम के अनुसार बताना है। तो पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ये आंशिक, ये पहले नंबर पर है। उसके बाद होता है आपका सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, फिर उसके बाद होता है एनटीपी और फिर पोखरण होता है। ठीक, तो ये एक, इसका राइट आंसर ये है 1, 4, 3, 2। फिर से कालक्रम, तो भारत रूस मैत्री संबंध ये होता है आपका इस, फिर पोखरण है, फिर क्यूबा संबंधी भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई उसके क्रम में आपको इसको आयोजित करना है। तो इसका राइट आंसर है कि सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट, फिर उसके बाद होता है भारत रूस मैत्री संबंध 71, 63, 71 दूसरे नंबर पर, और फिर होता है उसके बाद पोखरण में प्रथम आणविक तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर ये है ठीक क्रम में, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, क्या कारण था उसका, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारत ने एनपीटी पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उसका मानना है कि भेद मूलक है, भेदभाव सहित है। भारत श्रीलंका समझौते का प्रमुख प्रयोजन क्या था, भारत श्रीलंका समझौते का प्रमुख प्रयोजन क्या था। तो था आपका सिंघली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष समाप्त करना। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंदिरा डॉक्ट्राइन, इंदिरा सिद्धांत को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है क्या है। तो जो इंदिरा डॉक्ट्राइन है उसमें क्या परिभाषित किया गया है कि भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी हैं और
विदेश शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में माना जाएगा, ये देखा जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है आपको। कौन सा कथन इसमें से सही है कि भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य है, IORARC का सदस्य है, ये कथन आपका सत्य है। IORARC पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है, ये गलत है। ये विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है, ये सही है, पहला तीसरा सही है। चौथा, हिंद महासागर में जल दस्युता नहीं है, ये गलत है। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संधियों और समझौतों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले कौन सी संधि होती है, तो ताशकंद समझौता, ठीक, और उसके बाद है आपका भारत सोवियत मित्रता, फिर उसके बाद है शिमला समझौता और भारत परमाणु संधि, भारत US परमाणु संधि। तो यानी कि ये तो 2007 में होता है, भारत सोवियत मित्रता 1971, ताशकंद समझौता 1966 और शिमला समझौता ये 1972। नेक्स्ट है इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है। ये पहले पूछा जाता है कि इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब हुआ। तो क्यों नेपाल के माओवादियों ने इसका विरोध किया कि असमान संधि बताया, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा और चीन से समान दूरी की नीति, ये तीनों ही कारण थे। तो डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता का यह कहना था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग तथा सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। ये किसका कहना था, तो ये कहना था प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है। भारत पाकिस्तान विवाद सियाचिन विवाद है, सरक्रिक विवाद है, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपसे, ठीक, तो डी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है आपको मैच करना है फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, तो ये है आपका ये है कार्नेगी इंडोमेंट में है, यानी इसका सी हो जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक एनालिसिस ये संबंधित है आपका भारत स्ट्रेटजिक स्टडीज के तहत, यानी ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ये टर्की से संबंधित है और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक एनालिसिस ये संबंधित है आपका भारत स्ट्रेटजी से, यानी बी और ए। फिर है कार्नेगी इंडोमेंट ये संबंधित है आपका USA से और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज ये है UK से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था, तो था USSR, बाकी तीनों ही थे, ये 3 लोग थे इसमें, कोलंबिया, USA और अर्जेंटीना। भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 80 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं था,
तीसरे में था भारत का इतिहास और परंपरा। ऑप्शन सी, बाकी तीनों सही थे। भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये है आपका सबसे पहले कौन सा हुआ, ताशकंद समझौता, ठीक, एक नंबर पे। और फिर है उसके बाद शिमला एग्रीमेंट, ये दूसरे नंबर पर हुआ। और है लाहौर एग्रीमेंट तीसरे नंबर पर, और आगरा चौथे नंबर पर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए, इसलिए तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर। ये कथन बताने कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत। दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है, ठीक, ये कथन तो सही है, यानी ये सही है। भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित रखा जा रहा है, तो दोनों कथन तो सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है, तो ये मध्य प्रदेश। तीनों जो हैं देखिए क्योंकि बॉर्डर के किनारे हैं, इस वजह से ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा रहता है, इस वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति को कम प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि कथन है, ये कथन सही और गलत बताना है। उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता को चुना, ये कथन तो आपका सत्य है। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभी के लिए था, ये कथन सही है। और सही व्याख्या भी तो ए सही होगा, ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं, सही स्पष्टीकरण है। नीचे भी आपको दिया गया कथन और कारण से संबंधित कि नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने के कारक और शक्तियों या तो एक सीमा तक कम हो गए हैं या पुनः परिभाषित किए गए हैं, ये कथन आपका सत्य है। कारण क्या है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के सामरिक जय का विस्तार व्यापक हो गया, दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है किसने गुटनिरपेक्षता को एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की, किसने कहा कि गुटनिरपेक्षता स्वार्थ पूर्वक बनाई गई नीति है, तो किसका कथन था, ये था श्वार्ज़न बर्गर का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक देश बिम्स्टेक जो 97 में प्रारंभ हुआ था का सदस्य नहीं है। पहली बात, बिम्स्टेक का प्रारंभ कब हुआ, 97 में, तो उसका सदस्य कौन सा नहीं है, तो बिम्स्टेक में चाइना शामिल नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है, तो है आपका जापान। आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में, तो विकास कूटनीति या डेवलपमेंट डिप्लोमेसी भी बोलते हैं आर्थिक कूटनीति को। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। जो पंचशील सिद्धांत है बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान सही है। परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना, ये ऐसा इस समझौते में शामिल नहीं है। ये बाकी समानता और पारस्परिक लाभ सही है, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये तीन सही है, लेकिन ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है कि 45 संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों के निम्नलिखित कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, तो है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उसकी सहायता करना, ये नहीं शामिल है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत हुई थी, बेहद महत्वपूर्ण है। लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गया है, ठीक। ये आपको बताना है कि किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो 46 का राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। 1-2-3 परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुए, 1, 2, 3 जो एटॉमिक डील हुई वो किन दो देशों के बीच में हुआ, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और
भारत के बीच में हुआ 2007 में। मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश थे, फिर ओबामा आए। तो 1, 2, 3 जो परमाणु समझौता हुआ भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, तो ई सही होगा। और फिर नेक्स्ट है, कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो पंचशील जो समझौता है 1954 का भारत और चीन के बीच हुआ, चावनलाई और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच। निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? तो पंचशील सिद्धांत की विशेषता है कि शांति और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान। नेक्स्ट है कि उनमें में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? उपनिवेशवादी विरोधी है, पंचशील है, गुटनिरपेक्षता है, भारतीय विदेश नीति का की विशेषता गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करना, ये गलत है, इसकी विशेषता नहीं है। राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए रखना, ये सही है, तो डी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करके सुविधा, जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना या किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किए? क्योंकि उसका मानना है कि ये पक्षपातपूर्ण व्यवस्था है और क्योंकि पाकिस्तान एनपीटी का हस्ताक्षर करता नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो है कार्यकारी परिषद। नेक्स्ट है, विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यतः एक प्रकार का है क्या? तो ये उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद पर संबंधित है। नेक्स्ट है 55 कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे 2015 में नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें जो गलत है वो है कि भारत इस अभियान का अभिशासन का सदस्य नहीं बल्कि है, तो ऑप्शन सी सम्मिलित नहीं है, यह गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस सिद्धांत पर आधारित है, यूएनओ किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव सिक्योरिटी पर आधारित है। ये आपको मैच करना है कि डरबन शिखर सम्मेलन ये हुआ है आपका 2011 में, कानकुन शिखर सम्मेलन ये हुआ है 2010 में, कोपहेगन शिखर सम्मेलन ये हुआ है आपका 2009 और बाली शिखर समझौता ये हुआ है 2007 में। तो ऑप्शन बी सही है। कथन और कारण देखिए जरा। राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर्निहित अवशेष अर्थ अतिरक्षण है। कारण क्या है कि अपनी भौतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्र राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता है। ये दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए सही है। भारत की विदेश नीति की नेहरूवादी दृष्टिकोण के निम्नलिखित में से कौन सी गलत विशेषता है? ये कौन सी विशेषता गलत है? तो है गुटनिरपेक्ष ने भारत को पूर्व पश्चिम से के संघर्ष से रोका, सही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कानून महत्वपूर्ण हैं और कमजोर देशों के संरक्षण के लिए जरूरी, भी सही है। भारतीय राजनीति के महाशक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को छल योजन को रोकना चाहिए, सही है। भारत की महान शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे महाशक्तियों के साथ अधिक व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कार्य करना चाहिए, ये गलत है। नेहरूवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण के संबंध में गलत कथन है, डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1990 के दौरान वाशिंगटन सहमति के बारे में गलत है? तो है मुक्त बाजार, कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक सरकार। पाकिस्तान ने इस ज्ञान से प्राप्त विश्वास कि भारत के पास अब युद्ध का विकल्प नहीं है, भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को अपना समर्थन बढ़ा दिया।
निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उपरोक्त कथन में उल्लिखित पाकिस्तान के विश्वास की उचित व्याख्या करता है? तो है कि उपमहाद्वीप में आणविक हथियारों का आगमन। भारत चीन संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीचे दिए गए कोट से सही चयन कीजिए। कि भारत ने फार्मोसा टापू को चीन में मिलाने का समर्थन किया, ये सही है। और अप्रैल 1954 में भारत ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो पहला दूसरा चौथा सही यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने भारत को अपनी पश्चिम एशिया नीति के भाग के रूप में इजराइल के साथ 48-91 तक अच्छे संबंध बनाने से वंचित रखा? सही उत्तर का चयन करना है। तो है कि भारत देश में बड़े मुस्लिम समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता था, भारत सोवियत संघ और साम्यवादी गुट से अच्छे संबंध रखना चाहता था, और भारत पश्चिम एशिया से तेल और पेट्रोलियम की आपूर्ति बिना रुकावट चाहता था। तो पहला दूसरा पांचवा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुजराल सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? गुजराल सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कि दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करना है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत आसियान संबंधों से जुड़ी हुई नहीं है? तो है मंगदेचू परियोजना, बाकी तीनों जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन यानी गलत कथन कौन सा है? एनडीबी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये है आपका, इसकी स्थापना के दस्तावेज पर सदस्य राष्ट्रों ने 2014 में संघाई में हस्ताक्षर किए, ये कथन गलत है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 68 कि निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पर्यवेक्षक संगठन नहीं है? तो है सी लेग। नेक्स्ट है कि भारत के ईरान एवं अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए चाबहार बंदरगाह परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इससे मध्य एशिया की ओर भारत की पहुंच सुविधाजनक होगी, ये कथन सत्य है। यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करेगा, सही है। इस बंदरगाह से जुड़ाव के लिए जरान दोलाराम राजमार्ग का निर्माण ईरान द्वारा किया गया, ये गलत है, बल्कि भारत के द्वारा किया गया। ये 1 और 2 ही सही होंगे। निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो फिदेल कास्त्रो, ठीक, ये नहीं था, बाकी तीनों लोग थे। एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की क्या स्थिति है? एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की क्या स्थिति है? तो भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता क्या है? तो है कि समानता, समर्थन, समर्थता और विभेदीकरण, तो इसका डी होगा उपरोक्त सभी। सार्क के कितने सदस्य व प्रेक्षक देश हैं 2017 के हिसाब से? तो ये होगा 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक देश। मैकमोहन रेखा स्थित है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो यह भारत एवं चीन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेलग्रेड, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष, ये कथन किसके द्वारा किया गया? तो ये है आपका हैंस जे मार्गेनथाउ का। गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नाम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भारत, यूगोस्लाविया और चिली। नेक्स्ट है, 18वां सार्क शिखर सम्मेलन किस वर्ष कहाँ आयोजित हुआ था? तो हुआ था नेपाल में। सार्क की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्र के साथ भूमि विनिमय के लिए ऐतिहासिक भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किए? थे बांग्लादेश। विश्व हीरा सम्मेलन 2015 के दौरान किस देश ने 12 भारतीय कंपनियों के साथ अपरिष्कृत हीरे के प्रत्यक्ष विक्रय के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए? था आपका जापान। 2007 में भारत ने जिस संगठन को अफगानिस्तान में के शामिल होने की मदद की, वो कौन सा था?
तो था सार्क। प्रतिष्ठित यल देवी ट्रेन सेवा श्रीलंका के भारत की मदद से 24 साल बाद बहाल किया गया। किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे बहाल कर दिया गया? ये था कोलंबो और रामेश्वरम के बीच। 84 की पंचशील या भारत की विदेश नीति के 5 सिद्धांत मुख्य रूप से किसमें निहित हैं? ये प्राचीन बौद्ध साहित्य में अप्रैल 1954 में लागू हुआ। मानवाधिकार पर संयुक्त घोषणा पत्र में अपनाया गया था क्या? तो ये 1948 में अपनाया गया। लुकिंग ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति का तात्पर्य है कि एक ऐसी विदेश नीति जिसका झुकाव किसके तरफ हो? तो वह पूर्वी एशिया की तरफ। भारत के विदेशी मामलों के पहले मंत्री कौन थे? तो स्वयं आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारत ने अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य मदद की है, कौन कौन से? तो श्रीलंका और मालदीव। कांगो संकट में जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत की सराहना की गई थी, वह मुद्दा क्या था? तो था शांति स्थापित करने के कार्य। 90 देखिए कि नवंबर 2014 में एक सीमा पार बस सेवा परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में DTDC द्वारा किन स्थानों के बीच शुरू की गई? तो ये था आपका दिल्ली और काठमांडू के बीच में। 91 कि 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सम्मेलन कहाँ हुआ था, जो कि कैंसिल होना था लेकिन कैंसिल हो गया था इस्लामाबाद में, जो कि हुआ नहीं। 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा गुट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो है आपका नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व यानी न्यू का लीडरशिप। 93 कि गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेत यानी सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो नाटो से, चूंकि सैन्य संगठन है। 94 कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस वर्ष अस्तित्व में है? तो गुजराल सिद्धांत आपका 1996 में आया। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 96 देखिए, गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 97 कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ये है आपकी कौन? दिनेश गोस्वामी समिति, चुनाव सुधारों से संबंधित है ये। 98 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन कार्यक्रम नहीं है? यह है आपका राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव। 99 कि किसने कहा कि शांति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? ये कथन है आपका मार्गेंथाउ का। नेक्स्ट है MTCR के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करें। इसको क्रम से मिलाना है। तो चीन ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन अधूरा है, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट है देखिए साथियों, इसमें लगभग बहुत से क्वेश्चन हैं। तो फिलहाल हम लोग पहले पार्ट में फर्स्ट 100 को सॉल्व की और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 100 को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और तेज कीजिए। समय जो है रुकता नहीं है और आपको क्या रोज़ टालने वाले जो आपके लोग हैं, जो मित्र हैं, जो स्वयं आप टालते हैं कल पढ़ लें नहीं, उससे आप दूर रहिए। जितना कुछ भी रोज़ पढ़ते तो आपका उतना कम होता है। लगे हाँ तो टेक्स्ट बुक भी पढ़िए, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कीजिए, PYQs भी सॉल्व कीजिए, ठीक। डाउट भी हो तो अपना डाउट भी क्लियर करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।